हेलो स्टूडेंट, मैं जयप्रकाश स्वामी आज आपके लिए लेके आया हूं केमिस्ट्री का अगला वीडियो। आज हम बात करेंगे एबी प्रकार के यौगिक की संरचना। जो यौगिक जिनके एबी प्रकार के होते हैं इनकी संरचना के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हमें एबी प्रकार के 3 तरह के यौगिक हैं, उनकी संरचना हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है NaCl की संरचना, और दूसरी आपकी आएगी ZnS की संरचना, और तीसरी आपकी आएगी CHCl की संरचना। ठीक है, तो इन तीनों प्रकार के यौगिकों की संरचना के बारे में हमें अध्ययन करना है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं NaCl की संरचना के बारे में। चलिए देखिए, NaCl की संरचना को समझने से पहले मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आप समझिए, देखिए 3 तरह की स्ट्रक्चर होती है। एक तो आपकी होती है SCC, जिसको हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल इसको हम कहते हैं सरल घनीय संरचना, घनीय इकाई कोशिका कहते चाहे, सरल घनीय इकाई कोशिका। देखिए, ये SCC क्या होती है कि कोई भी आप एक घन बना ले। ठीक है, कोई भी एक घन ले लिया, अब उस घन में केवल इसके किनारे पे ही एटम हो। ठीक है, केवल इसके जितने ये कोने होते हैं ना, एक घन में 8 कोने होते हैं, तो केवल इनके कोणों पर ही एटम अगर पाए जाते हैं तो इसको हम कहते हैं सरल घनीय इकाई कोशिका। ठीक है, सरल घनीय इकाई कोशिका इसको हम कहते हैं। अब देखिए, इसमें एक इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो परमाणुओं की संख्या जब बात करते हैं, देखिए 8 तो कोणे हैं। ठीक है, 8 कोणे हैं, और एक कोणे का जो योगदान होता है वो 1/8 होता है। ठीक है, मतलब ये जो अगर परमाणु है, ये इसका जो इस यूनिट सेल में जो योगदान होगा वो 1/8 होगा, और 8 ऐसे परमाणु हैं, तो इसमें जो एक इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, चलिए दूसरा आता है BCC, जिसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम कहते हैं काय केंद्रित घनीय संरचना, काय केंद्रित घनीय संरचना इसको हम कहते हैं। अब देखिए, काय केंद्रित घनीय संरचना क्या होती है? सेम ये तो रहेगा ही, लेकिन एक एटम इसके केंद्र में और होता है। ठीक है, एक एटम इसके केंद्र में और होता है, तो 1/8 गुणा 8 तो रहेगा ही, क्योंकि ये तो है ही, साथ में एक सेंटर वाला भी होगा, और ये पूरा इस इकाई कोशिका में ही होता है, तो इसका योगदान भी 1 ही माना जाएगा। तो हम कहते हैं कि जो काय केंद्रित घनीय संरचना होती है, इसमें एक इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। ठीक है, तीसरा आता है अपसिसी। ठीक है, इसको हम कहते हैं फलक केंद्रित घनीय संरचना। फलक केंद्रित घनीय संरचना क्या होती है कि इसमें केंद्र में नहीं होता, कोणों पर तो होगा ही होगा, साथ में जो फलक होते हैं, फलक कौन सी, मतलब ये जो है, ये एक फलक हो गया आपका, ये है, ये दूसरा फलक हो गया। तो एक घन में 6 फलक होते हैं, तो 6 की सेंटर पे फलक के केंद्र में एक एटम और होगा। तो इस प्रकार से फलक के केंद्र में एक एटम बना देता हूं, ये लीजिए। तो फलक के केंद्र में एक एटम और होता है, और आपको पता है कि 6 फलक होते हैं, है ना, 6 फलक होंगे, और एक जो फलक के केंद्र में एटम है, इसका योगदान इसमें आधा होता है। मतलब मैं कह सकता हूं 6 तो फलक होते हैं, और एक का योगदान 1/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 और 3 4। तो आप ये चीज ध्यान में रखना कि जब SCC आए तो यहाँ पे एटम की संख्या 1 होगी, BCC तब आए तब एटम की संख्या 2 होगी, और अपCC तब आए तब एटम की संख्या 4 होगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, इसके अलावा मैं एक चीज और बताता हूं आपको। देखिए,
कोई भी जैसे सिंपल कोशिका है, कोई भी इकाई कोशिका है जैसे, ठीक है, कोई भी मान लीजिए घन है। अब इस घन के अंदर देखिए मैंने जो छिद्र बताए थे आपको, वो 3 तरह के छिद्र बताए थे। एक तो त्रिकोणीय छिद्र होता है, एक आपका चतुष्फलकीय छिद्र होता है, एक आपका अष्टफलकीय छिद्र होता है। तो देखिए चतुष्फलकीय छिद्र और अष्टफलकीय छिद्र की बात करते हैं, तो जो अष्टफलकीय छिद्र होता है वो हमेशा किनारे के केंद्र पे होता है, किनारे के केंद्र पर होता है, और साथ में बॉडी के सेंटर में भी होता है या काय के केंद्र में होता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं अष्टफलकीय छिद्र की बात कर रहा हूं, जिसको हम सिंपली ऑक्टाहेड्रल होल कहते हैं। ठीक है, अष्टफलकीय छिद्र या ऑक्टाहेड्रल होल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए किनारे कितने हैं? एक घन के अंदर 12 किनारे होते हैं। किनारे किसको कहोगे? ये जो है ना, जहां 2 फलक आपस में मिलते हैं, इसको हम किनारा कहते हैं। ये आपके जब सॉलिड स्टेट पढ़ोगे आप फिजिकल केमिस्ट्री में, वहां पे आपको बताऊंगा मैं। तो ये जहां 2 फलक आपस में मिलते हैं उसको हम किनारा कहते हैं। तो एक घन में 12 किनारे होते हैं। ठीक है, और एक का योगदान जो होता है वो 1/4 होता है। तो यहाँ पे क्या हो गए? 3 हो गया। और काय का केंद्र में 1 ही होता है, काय का केंद्र, और वहां पे भी इसका योगदान भी 1 होता है। तो 3 तो ये हो गया और 1 ही हो गया। तो एक कोई भी घन है उसके अंदर अष्टफलकीय छिद्र की संख्या 4 होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, अष्टफलकीय छिद्र 4 होंगे। अब मैं बात करता हूं चतुष्फलकीय छिद्र की। तो चतुष्फलकीय जो छिद्र है वो क्या होंगे कि हमेशा बॉडी डायगोनल पे पाए जाते हैं। बॉडी डायगोनल का मतलब क्या होता है? देखिए, बॉडी डायगोनल का मतलब है जो रेखा यहां से इसके विपरीत कोणे को आपस में मिलाती है, इसको हम, इस रेखा को हम बॉडी डायगोनल कहते हैं। ठीक है, इसको हम बॉडी मतलब काय विकर्ण आप कह सकते हो। तो ये जो काय विकर्ण है इसमें सेंटर में नहीं होता, एक तो यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल होल होगा और एक यहाँ पे टेट्राहेड्रल होल होगा। तो इस प्रकार से एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल होल होता है, मतलब चतुष्फलकीय छिद्र होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक घन में कितने होते हैं? 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा मैं इसको इससे मिला दूंगा, इससे, और तीसरा मैं इसको इससे मिला दूंगा, और चौथा मैं इसको इससे मिला दूंगा। तो ये 4 बॉडी डायगोनल होते हैं और एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल होल होते हैं। तो मतलब चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान में रखना, जितने अष्टफलकीय छिद्र होंगे उससे दुगुनी संख्या के अंदर चतुष्फलकीय छिद्र होते हैं। ठीक है, अष्टफलकीय छिद्र जितने होते हैं उससे दुगुनी संख्या के अंदर चतुष्फलकीय छिद्र होते हैं। चतुष्फलकीय छिद्र हमेशा काय विकर्ण पर पाए जाते हैं, मतलब बॉडी डायगोनल पे पाए जाते हैं। और अष्टफलकीय छिद्र हमेशा एक तो किनारों के केंद्र, किनारा कौन सा हो गया? ये हो गया, तो इसके केंद्र में पाए जाएंगे, साथ में एक बॉडी के सेंटर में भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो होगा संख्या, एक घन के अंदर इनकी संख्या अष्टफलकीय छिद्र की 4 होगी और चतुष्फलकीय छिद्र की 8 होगी। ठीक है, चलिए अब मैं समझाता हूं आपको NaCl की संरचना। देखिए NaCl की संरचना के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें एक तो धनायन होगा और एक ऋणायन होगा। धनायन यहाँ पे सोडियम है, ऋणायन यहाँ पे Cl है। ठीक है, और जब मैंने आपको ये संरचना बताई थी पहले, तभी भी मैंने ये कहा था कि इसमें क्या होता है कि मेन स्ट्रक्चर कौन बनाता है? ऋणायन बनाता है। मतलब जो Cl- जो होगा वो इसके अंदर मेन स्ट्रक्चर बनाएगा, और उनके बीचों में जो खाली जगह होती है वहां पर धनायन क्या होते हैं? आकर फिट हो जाते हैं। खाली जगहों को हम क्या कहेंगे? छिद्र या होल कह दो या वॉइड कह दो, इसका एक नाम होता है। छिद्र को हम वॉइड भी कहते हैं। ठीक है,
अब देखिए Cl जो होगा वो इसमें मेन स्ट्रक्चर बनाएगा और वो स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे जो Cl है वो आप चाहे FCC कह दो या फिर CCP कह दो। CCP का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो FCC कह दो या CCP कह दो, रेनाइन यहाँ पे FCC स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, या CCP स्ट्रक्चर बनाता है। तो CCP स्ट्रक्चर के अंदर एक इकाई कोशिका में Cl परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 Cl हो जाएंगे, ठीक है, 4 Cl माइनस हो जाएंगे। चलिए अब देखिए, अब आपको पता है कि Cl माइनस तो हो गया FCC स्ट्रक्चर के अंदर। यहाँ पे जो NaCl आपका होता है, सोडियम जो होता है वो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर पाया जाता है। मतलब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि रेनाइन कौन सी स्ट्रक्चर बनाएगा और दनाइन जो होगा वो कौन सी वॉइड बनाता है, मतलब कौन से छिद्र में रहता है। तो यहाँ पे दनाइन आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाता है, ठीक है। अब देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाएगा तो इसकी जो, और ये चीज और ध्यान में रखना कि अगर यहाँ पे 4 Cl माइनस आए हैं तो यहाँ पे एक इकाई कोशिका में सोडियम की संख्या भी कितनी होगी? 4 होगी, ठीक है। और ये ऑक्टाहेड्रल ही क्यों बनाया इसका पता कैसे चलेगा? तो आपको एक त्रिज्या अनुपात है वो इनका ध्यान में रखना है, और इनका जो त्रिज्या अनुपात होगा वो लगभग 0.52 के आसपास होता है, ठीक है। अब 0.52 है, इसका मतलब जो दनाइन होगा वो कौन सी संरचना में होगा? ऑक्टाहेड्रल में होगा। तो दनाइन हमेशा यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और यहाँ पे रेनाइन FCC स्ट्रक्चर में है। FCC स्ट्रक्चर में कितने आयन होंगे? 4 होंगे। मतलब एक इकाई कोशिका में 4 Cl माइनस होंगे। तो Cl माइनस को संतुलित करने के लिए सोडियम भी कितने होंगे? 4 होंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए आप इनकी बात करते हैं उपसहसंयोजन संख्या की, ठीक है। उपसहसंयोजन संख्या की बात करते हैं, या इसको शॉर्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर भी लिखा जाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, अब जहां पे अष्टफलकीय की बात हो रही है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको कोई भी स्ट्रक्चर आप पढ़ो उसमें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सबसे पहले रेनाइन कौन सी स्ट्रक्चर है, फिर आपको रेडियस रेशियो पता होना चाहिए, त्रिज्यानुपात के हिसाब से आप दनाइन कौन से क्षेत्र में उपस्थित है वो पता लगा सकते हो, ठीक है। फिर ये जो आपकी स्ट्रक्चर है उससे कितने रेनाइन होंगे और रेनाइन को संतुलित करने के लिए दनाइन भी कितने होंगे। उपसहसंयोजन संख्या का पता आप कहां से लगाओगे कि यहाँ पे वॉइड जो है वो कौन सी है। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है मतलब अष्टफलकीय है, अष्टफलकीय का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। तो अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो की बात करें मतलब उपसहसंयोजन संख्या अनुपात, तो वो कितना लिखा जाएगा? 6:6 लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब कुछ चीजें और हैं वो भी आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। देखना, एक तो होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एक होती है टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो देखिए, अब एक चीज आप और ध्यान में रखना, जितने यहाँ पे आयन होंगे उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी और उससे दुगुनी संख्या में टेट्राहेड्रल वॉइड होगी। तो 4 Cl माइनस है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए, ठीक है। तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और 4 ही सोडियम है। तो इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी भरी हुई है? 100% भरी हुई है। 4 Cl माइनस है, इसका मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी? 8 होगी। और टेट्राहेड्रल में कोई आयन उपस्थित नहीं है, इसका मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी परसेंट भरी हुई है? 0% भरी हुई है। तो ये आपका वॉइड हो जाएगा कितना परसेंट भरा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको किसी भी आयन की स्ट्रक्चर की डिटेल मिल सकती है, ठीक है। चलिए अब मैं दूसरी की बात करता हूं। दूसरा आता है यहाँ पे ZnS की संरचना। अब ये जो आपका ZnS है ये 2 स्ट्रक्चर में पाया जाता है, एक तो है जिंक ब्लेंड और एक आपका होता है वुर्टाइज, वुर्टेजाइट होता है।
तो पहले हम जिंक ब्लेंड की बात करेंगे। तो जिंक ब्लेंड, अब देखना आप यहाँ पे जो तिरछा अनुपात होगा वो 0.41 होगा, 40 होगा, सॉरी, ठीक है। अब 40 है तो ध्यान में रखना यहाँ पे आयन कौन से आएंगे, यहाँ पे आयन आएंगे आपके Zn2+ और यहाँ पे आएगा H2-, ठीक है। अब देखना Zn2+ जो है वो यहाँ पे ये 0.40 है, तो Zn2+ कौन सी वोइड में भरा जाएगा, ये भरा जाएगा टेट्राहेड्रल वोइड के अंदर, ठीक है। टेट्राहेड्रल वोइड के अंदर ये भरा जाएगा। ये टेट्राहेड्रल वोइड में भरा जाएगा। जो H2- है वो यहाँ पे कौन सी स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो यहाँ पे FCC या CCP स्ट्रक्चर ही बनाते हैं। तो यहाँ पे FCC बनाते हैं तो यहाँ पे आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4H2- हो जाएगी। अब 4H2- है तो इसको संतुलित करने के लिए Zn2+ भी कितने हो जाएंगे, 4 Zn2+ हो जाएंगे, ठीक है। अब जब 4H2- है तो ऑक्टाहेड्रल वोइड कितनी है, 4 है। टेट्राहेड्रल वोइड कितनी हो गई, 8 हो गई, और 8 में से 4 ही भरी हुई है। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वोइड तो है खाली एकदम से 0% है, और टेट्राहेड्रल वोइड कितनी है, 50% भरी हुई है, ठीक है। 4 Zn2+ हो गया। अब देखना ये H2- हो गया। हाँ, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, उपसहसंयोजन संख्या की। उपसहसंयोजन संख्या कितनी होगी, टेट्राहेड्रल है तो उपसहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और इसको संतुलित करने के लिए इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 4 ही होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो भी यहाँ पे 4:4 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। कोई भी स्ट्रक्चर आप देखो ये सब चीजें आप ध्यान में रखोगे। थ्योरेटिकल जब आप लिखते हो तो आपको ये सब चीजें थ्योरेटिकल भी लिखनी होती है, ठीक है। केवल चार्ट नहीं बनाना, एग्जाम में जब आप लिखोगे तो इन सब चीजों को आप थ्योरेटिकल रूप से लिख देना, ठीक है।